हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट टॉपिक में किया था क्रांतियों का दौर, जिसमें हमने पढ़ा कि जो जर्मन असेंबली हुई वो किस तरह हुई, वहां पर क्या कुछ हुआ, वहां पर किस तरह विलियम चतुर्थ ने अपना जो राजगद्दी का प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि वो रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ा हुआ था। अब बात करते हैं कि राष्ट्रवाद में, आज हम बात करेंगे बेटा राष्ट्रवाद में महिलाओं की भूमिका। कई बार प्रश्न पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में, राष्ट्रवाद में महिलाओं की भूमिका क्या थी। अब थोड़ा इसकी तरफ चलते हैं कि देखो, जब राष्ट्रवाद फैल रहा है किसी क्षेत्र में, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां के पुरुष ही काम करेंगे, कि पुरुष ही क्रांति करेंगे, पुरुष ही विद्रोह करेंगे। तो वहां पर बच्चे भी होंगे, जिसके बारे में हम, बच्चों के बारे में हम जो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे ना बेटा, उसमें हम देखेंगे किस तरह छात्रों ने, स्टूडेंट ने मिलकर राष्ट्रवाद में अपनी भूमिका निभाई। अब बूढ़े भी होंगे, उसमें नौजवान भी थे, उनके साथ साथ ही कौन था? महिलाएं थी। अब महिलाओं ने किस तरह भागीदारी निभाई? तो यहां पर देखो, जैसे लिखा है कि उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। तो यानी कि उस समय से भी क्या था, महिलाओं को असमानता झेलनी पड़ रही थी। देखो, असमानता जो थी वो शुरुआत से ही फैली हुई थी, और आज भी आप देखते हो ना कि महिलाओं को पीछे ही रखा जाता है कि महिलाएं क्या है, सिर्फ घर का काम करने के लिए हैं। ऐसा नहीं है, महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। आप आज के समय में देखते हो ना, अब देखो सिंपल सी बात है, आप देखते हो भारत का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। क्या है? महिला है। भारत की जो सबसे आज के टाइम में एक आईएएस जो ऑफिसर है, काफी बड़ा रैंक होता है, उसमें भी सबसे अगर सक्रिय आईएएस ऑफिसर माना जाता है एक महिला है। आप बहुत सारी चीजें देखते हो कि महिलाओं की भूमिका किस तरह है। और इसी तरह क्या था, यूरोप में भी महिलाओं की भूमिका थी। उन्होंने अपने संगठन स्थापित किए। देखो, असमानता तो थी, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो थी असमानता, पर फिर भी इन्होंने अपने संगठन स्थापित किए, अखबार प्रदर्शित किए, प्रदर्शनों में शिरकत की। प्रदर्शनों में कैसे शिरकत की बेटा? जब भी कोई प्रदर्शन किया जाता था, विरोध किया जाता था, तो महिलाएं वहां पर हमेशा से ही तत्पर रहती थी। अभी हमने बात की थी जर्मन असेंबली की, हम बात कर रहे थे बेटा जर्मन असेंबली की। 18 मई 1848 को हुई। 831 निर्वाचित सदस्य थे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, आपको यही लिखना है। जर्मन के शहर में हुई थी। फ्रैंकफर्ट एक शहर है जर्मन का, वहां पर यह असेंबली हुई जिसका नाम था जर्मन असेंबली। 18 मई 1848 को हुई। 831 निर्वाचित सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य थे। पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात थी, इन 800 सदस्य में कोई भी महिला नहीं थी, कोई भी महिला नहीं थी। पर सॉरी बेटा, गला थोड़ा खराब है इसलिए, तो कोई भी महिला नहीं थी। तो जो सबसे बड़ा सवाल आया यही आया कि आखिर क्यों, जबकि राष्ट्रवाद में हर एक काम में, हर विद्रोह में महिलाओं ने वर्षों से भागीदारी निभाई है राष्ट्रवाद में, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस समय क्या था, असमानता फैली हुई थी, महिलाओं को समान रूप से दर्जा प्राप्त नहीं था। तो ये था बेटा कारण। और आपने देखा कि किस तरह राष्ट्रवाद में महिलाएं भूमिका निभाती हैं, वर्षों से बड़ी संख्या में उपलब्ध थी। ठीक है, उसके बाद अखबार प्रदर्शित किए, अपने संगठन स्थापित किए, उन संगठनों का नेतृत्व करती थी। उसके बाद हमने देखा कि जो चुनाव के लिए प्रदर्शन होते थे, असेंबली चुनाव के लिए प्रदर्शन होते थे, उनमें शिरकत की, उनमें अपनी भागीदारी निभाई।
तो अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये बेटा देखो, ये चित्र है फ्रैंकफर्ट संसद का, जो सेंट पॉल चर्च में हुई थी। और जो महिलाएं थी वो देखो यहाँ पर नहीं बैठी थी, क्योंकि यहाँ पर बैठने वाले कौन थे, सिर्फ 831 निर्वाचित सदस्य थे। महिलाओं को जो ऊपर वो कतार में खड़े हैं ना लोग, उनको वहां पर सीटें दी गई थी, यानी कि इनको सिर्फ लाइन में खड़ा किया गया था। बेटा आप बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब की बार का जो एग्जाम हुआ है आरबीएससी पैटर्न का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है एकीकरण से संबंधित, 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। और कौन सा पूछा गया है बेटा, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है, 3 नंबर में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख सकते हैं कि जो ये टॉपिक रहेगा हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले बात करते हैं हम जर्मन की, पहले बात करेंगे बेटा हम जर्मन की। जर्मन कैसे एकीकृत हुआ, किस तरह बना। तो हुआ क्या कि 1848 के बाद जो राष्ट्रवाद का जनतंत्र था, वो क्रांति से अलगाव होने लगा, क्रांति से अलग होने लगा था। क्योंकि राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए क्या हुआ, जो पूरा यूरोप था अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगे। और कौन से लोग इस्तेमाल कर रहे थे, रूढ़िवादी लोग, राष्ट्रवादी जो भावनाओं वाले व्यक्ति थे, उनका हमेशा से ही इस्तेमाल कर रहे थे। और जब ऐसा कुछ होने लगा, ऐसा देखा जाने लगा, तो फिर क्या हुआ कि जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी किन लोगों के मन में, मध्य वर्गीय लोगों के मन में, तो उन्होंने क्या किया, सभी जर्मन जो महासंघ थे उनके क्षेत्रों को एकत्रित किया और इकट्ठा हुए और एक शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। पर जो ये निर्माण था, ये जो निर्माण प्रक्रिया हुई, जो ये शासित राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, तो यहाँ की जो फौज की ताकत थी, फौज ताकत थी, रूढ़िवाद था, इन्होंने क्या किया, इसको मिलकर दबा दिया। इसको मिलकर क्या किया बेटा, दबा दिया। जिससे क्या हुआ, इनकी जो उदारवादी विचारधारा थी, उदारवादियों की जो विचारधारा थी ना, संवैधानिक बनाना चाहते थे, राष्ट्रवाद को उत्पन्न करना चाहते थे, इसको दबाया गया। फिर क्या हुआ, जब ऐसा हुआ तो ये सब देखा, यहां पर एक प्रमुख व्यक्ति आया, ओटो वॉन बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क, ये एक व्यक्ति था। ये यहां पर आया, इसने जब देखा कि ऐसा हो रहा है, तो इसने क्या किया, ये था बेटा प्रशा का, कहां का था, प्रशा का। इसने क्या किया फिर, वहां की जो सेना थी, प्रशा की जो सेना थी, और जो नौकरशाही थी, जो नौकरशाह था, उसकी मदद ली जर्मन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए। स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए। और प्रशा ने क्या हुआ, इसका साथ दिया भी, प्रशा ने क्या किया, इनका साथ दिया भी। और आखिरकार जो ये रूढ़िवादी ताकतें थी बेटा, ये फैली हुई थी कहां पर, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। ये जो रूढ़िवादी ताकतें थी, ये कौन सी ताकतें थी बेटा, रूढ़िवादी। ये नहीं चाहती थी कि यहां पर जो जर्मन है स्वतंत्र राष्ट्र बने।
तो इसलिए क्या हुआ, ओटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रशा ने इन रूढ़िवादी ताकतों से 7 साल तक युद्ध किया, 7 साल तक युद्ध किया और आखिरकार जाकर जनवरी 1871 में, जनवरी 1871 में एक समारोह किया और जो प्रशा का राजा था उस समय काइजर विलियम, इसका बेटा पूरा नाम है काइजर विलियम, आपसे पूछ सकते हैं विलियम प्रथम कौन था, इसका पूरा नाम था काइजर विलियम, जो क्या हुआ स्वतंत्र जर्मनी का सम्राट बना। यानी कि जर्मन कब स्वतंत्र हुआ, जनवरी 1871 में। और जो ये समारोह हुआ था बेटा, ये कहां पर हुआ, जर्मन जर्मन में एक शहर है वर्साई, यहां पर एक महल है हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर्स, हॉल ऑफ मिरर्स। हॉल ऑफ मिरर्स यहां पर हुआ और उस दिन क्या था, काफी ज्यादा ठंड थी, क्योंकि बेटा जनवरी का महीना है तो ठंड तो पड़ेगी ना। और आखिरकार क्या हुआ, जर्मन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, जर्मन क्या हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो बेटा ये था जर्मन एकीकरण। अब जर्मन एकीकरण में सबसे प्रमुख भूमिका किसने निभाई, ओटो वॉन बिस्मार्क ने। कई बार पूछ सकते हैं आपसे ओटो वॉन बिस्मार्क कौन था, हु इज द ओटो वॉन बिस्मार्क। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम इटली एकीकरण, जो अब की बार जो पेपर हुआ है एसएसटी का इस साल आरबीएससी बोर्ड का, उसमें पूछा गया है इटली एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो अब बात करते हैं हम इटली की। बेटा उस समय जो इटली था वो 7 क्षेत्रों में बंटा हुआ था। कितने में बंटा हुआ था, 7 क्षेत्रों में। ये जो 7 क्षेत्र थे बेटा, इन 7 क्षेत्रों में 6 जो क्षेत्र थे इस पर कब्जा था हैब्सबर्ग, ओटोमन, हैब्सबर्ग, ओटोमन और भी बहुत जो क्षेत्र थे यहाँ पर कब्जा था। यहाँ पर देखो ओटोमन, उसके बाद बुर्बो, यानी कि जो 6 क्षेत्र थे इन पे तो इनका कब्जा था। एक जो क्षेत्र था यहाँ का, सिर्फ इस पर ही क्या था, इतालवी राजघराने का क्षेत्र था, जिसका नाम था सारडनिया, जिसका नाम था बेटा सारडनिया पिडमोंट, सारडनिया पिडमोंट। ठीक है, सारडनिया पिडमोंट। तो यानी कि देखा जाए तो इटली भी क्या था, छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था, जिस पर जो 6 क्षेत्र थे इन पर तो रूढ़िवादी लोगों का शासन था, और एक क्षेत्र था जिस पर इतालवी राजघराने, इतालवी किसको बोलते हैं, इतालवी। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को ये होती है कि इतालवी राजघराना क्या है। बेटा इतालवी का मतलब है इटली के निवासी। जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिकों को क्या कहा जाता है, भारतीय।
इसी तरह इटली के जो नागरिक हैं उसको बोला जाता है इतालवी लोग। तो इतालवी राजघराना यानी कि इटली के ही जो राजघराने थे वो एक ही क्षेत्र में थे, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, यहां पर एक व्यक्ति आया, ज्योस्पे मेत्सनी, ज्योस्पी मेत्सनी। हमने इसके बारे में पढ़ा था ना बेटा, याद हो तो, क्रांतिकारी जब शुरू किया, ठीक है। क्रांतिकारी जो थे वो कौन थे, ज्योस्पी मेत्सनी के बारे में पढ़ा था। 1807 में जन्म हुआ था बेटा, कहां पे हुआ था, जेनेवा में। इसने क्या किया, इटली एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई। दो संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। जो यंग इटली था वो इटली के एक शहर मरसोई में था, और जो यंग यूरोप था वो इटली के दूसरे शहर बर्न में था। ये कार्बोनारी गुप्त जो संगठन था उसके उसमें जुड़ा हुआ था, और इसको लिगुरिया में क्रांति के आरोप में अपने देश को छोड़ना भी पड़ा था। तो इसने इटली एकीकरण में अपनी बहुत भूमिका निभाई। पर इसके बाद भी क्या हुआ, इटली एकीकृत नहीं हुआ। इसके बहुत सारे प्रयासों के बावजूद भी इटली एकीकृत नहीं हुआ। तो अब जो सारी की सारी जिम्मेदारी थी वो सार्डिनिया पिडमोंट जो एक राजघराना था उसका जो राजा था इमेनुअल द्वितीय, विक्टर इमोनियल द्वितीय इसका पूरा नाम है बेटा, विक्टर इमोनियल द्वितीय इसका पूरा नाम है। तो अब क्या हुआ, इसके कंधों पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ गई। तो इसने क्या किया, फिर यहाँ का एक प्रमुख मंत्री था, प्रमुख मंत्री था इसी राजघराने का जिसका नाम था कावूर। इसका पूरा नाम है काउंट कैमिलो दा कावूर। आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तरों में मिलेगा काउंट कैमिलो दो कावूर। बेटा ना तो ये क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी नहीं था, ना ही कहीं का राजा था, ना तो क्रांतिकारी था ना कहीं का राजा था, एक मंत्री था सीधा साधा। मंत्री तो था पर ये एक राजनीतिक विशेषज्ञ था। जो काबूर था वो राजनीतिक विशेषज्ञ था, यानी कि राजनीति को अच्छे से समझने वाला व्यक्ति। तो इसने क्या किया, सन 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में अपने राजा की सहायता की, और इसका ही साथ दिया जोसेपी गैरीबोल्डी ने। किसने साथ दिया बेटा, जोसेपी गैरीबोल्डी ने। उसके बाद क्या हुआ, 1860 में दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए, यानी कि गैरीबोल्डी जो था अब ये भी इसके साथ लग गया था, ये भी एकीकृत चाहता था। तो ऐसा ही हुआ, एकीकृत इसने चाहा। और फिर क्या हुआ, सन 1861 में इटली क्या हुआ, आजाद हुआ, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, और विक्टर एमेनुअल द्वितीय को यहाँ का सम्राट घोषित कर दिया। तो ये था इटली एकीकरण और जर्मन का एकीकरण। जर्मन के एकीकरण में ओटो वॉन बिस्मार्क ने सबसे प्रमुख साथ दिया, और इटली के एकीकरण में सबसे ज्यादा साथ किसने दिया, काबूर ने और जोसेपी मेत्सनी ने। तो बेटा जब आपसे पूछा जाए, कई बार क्रांतिकारी पूछ सकते हैं, तो जोसेपी मेत्सनी के बारे में पढ़ना है, आपको पढ़ाया गया है। काउंट कैमिलो दो काबूर के बारे में बता दिया, ओटो वॉन बिस्मार्क के बारे में बता दिया। जोसेपी गैरीबोल्डी था, इसने साथ दिया काबूर का, और इसने अपने नियमित और सशस्त्र स्वयं सेवक, यानी कि जो इसके साथ रहने वाले लोग थे, और सशस्त्र स्वयं सेवक यानी कि जो हथियारों से इसके साथ रहते थे, जो इसके सेवक थे, और जो ये खुद था, इसने साथ दिया किसका, काबूर का। और किस प्रक्रिया में, इटली की एकीकरण की प्रक्रिया में। तो बेटा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ही, तो इसलिए इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है आप लोगों को, इसको अच्छे से पढ़ना है।
उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तां। यहां पर नरी जातीय लोग रहते थे। नरी जातीय का मतलब होता है एक साझा नस्ली, यानी कि एक ही नस्ल के और जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम तथा पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। जैसे आप लोग किसी एक साझा नस्ल को आप अपनी पहचान मानते हो ना, कि ये हमारी पहचान है। हिंदू अपनी पहचान किसको मानता है? मंदिरों को पहचान मानता है कि मंदिर जो है हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। मुस्लिम अपने कुरान को, अपने मस्जिद को अपनी पहचान मानता है। इसी तरह ईसाई जो लोग होते हैं वो चर्च को अपनी पहचान मानते हैं। वो जो प्लस का निशान बना होता है ना, गॉड जिसपे गॉडेस्ट को, जो यीशु मसीह थे उसको सूली पे लटकाया गया था, क्रॉस जिसको बोलते हैं, उसको अपनी पहचान मानता है। सिख जो लोग हैं गुरुद्वारों को अपनी पहचान मानते हैं, पगड़ी को अपनी पहचान मानते हैं। एक मतलब की साझा नस्ल है ये। और ब्रिटेन में बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यहाँ पर आयरिश, वेल्स, स्टॉक, उसके बाद है स्कॉट्स लोग, ये बहुत सारे लोग रहते थे जिनकी अपनी अलग ही नरी जातीय पहचान थी। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम राष्ट्र की दृश्य कल्पना। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसे क्वेश्चन आता है आपसे, से पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, मरियान और जर्मेनिया कौन थी, मरियान और जर्मेनिया कौन थी, इन दोनों का चित्रात्मक रूप किसकी ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? समझेंगे बेटा। देखो राष्ट्रवाद के लिए, अब जो राष्ट्रवाद की भावनाएं फैल गई थी, अब इसको एक स्वरूप देना जरूरी था। इसको एक, इसके लिए प्रदर्शित करना जरूरी था कि किस चीज से प्रदर्शित किया जाए। तो जो यूरोप के लोग थे उन्होंने महिला चित्र लिया, जो कि राष्ट्र, हमने पढ़ा कि महिलाओं की राष्ट्रवाद में भूमिका थी। तो लोगों ने सोचा कि अब क्या हो, महिलाओं को थोड़ा सम्मान दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, महिला का एक राष्ट्र रूप लिया और उसको ही राष्ट्रवाद के रूप में उकेर दिया। हम बात करेंगे यहाँ पे जर्मन और फ्रांस की, जर्मन और फ्रांस की। इन दोनों ही देश ने क्या किया, अपने राष्ट्रवाद को दर्शाने के लिए महिला चित्रों का प्रयोग किया। मरियान जो थी वो क्या, कहां से संबंध रखती थी, फ्रांस से, और जो जर्मेनिया थी वो जर्मन से। अब इनके जो चित्र ऐसे बनाए गए, देखो बेटा ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट रुको बेटा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आप लोगों को। देखो बेटा, दिख रहा है ना अब आराम। देखो ये जो मरियान का जो चित्र है वो यहाँ पे फ्रांस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये कहा किस पे बनाई गई थी, फ्रांस की डाक टिकट पे बनाई गई थी। और ये इस तरह से बनाई गई ताकि इसको देखकर लोगों के मन में क्या हो, राष्ट्रवाद की भावना फैले। मतलब कि जो इन चित्रों का सबसे बड़ा प्रमुख कारण था बनाने का, वो था राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना, राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना। और किसके मन में पैदा करना, लोगों के मन में पैदा करना, ठीक है। तो फ्रांस ने ये बनाया। उसके बाद ये जो नीचे वाली तस्वीर है बेटा, ये है जर्मेनिया की। देखो जर्मन का पीछे फ्लैग है, इसके हाथ में, एक हाथ में तलवार है, दिख रहा है ना, एक हाथ में फ्लैग, एक हाथ में तलवार। यानी कि ये भी क्या है, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत कर रही है कि अगर आपको झंडे को अच्छे से लहराना है तो आपको तलवार उठाना ही पड़ेगा। तो यानी कि ओवरऑल देखा जाए, निष्कर्ष निकाला जाए इन दोनों का, मरियान और जर्मेनिया, मरियान फ्रांस से संबंधित एक महिला चित्र रूपक थी, और जो जर्मेनिया थी वो जर्मन से संबंधित एक राष्ट्र महिला रूपक थी। दोनों का ही काम, जो दोनों ही चित्र थे वो राष्ट्रवाद की ओर संकेत कर रहे थे। दोनों ही चित्रों का सफल प्रयोग हुआ है।
इन चित्रों का प्रयोग करने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो था लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करना। तो बेटा ये जो था हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। और जो हमारा प्रथम चैप्टर है, प्रथम जो हमारा चैप्टर है बेटा, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद मिलते हैं बेटा कल एक नए चैप्टर के साथ। तो आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।